नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी की पार्टी के पास एक हाथ में मंडल है, दूसरे हाथ में कमंडल। और अभी तो 2024 के चुनाव के लिए मोदी की पार्टी शुरू हुई है। अभी तो जनवरी का तीसरा हफ्ता चल रहा है। फरवरी के पहले हफ्ते में बड़ा प्लान आने वाला है। सोचिए, 22 तारीख को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस के हाथ से जाति का मुद्दा भी झटक लिया। अब मोदी विरोधियों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा। और अभी तो यह आधी बात है, पूरी बात इस रिपोर्ट में देखिए, आप चौंक जाएंगे। नरेंद्र मोदी की चुनाव लड़ने की तैयारी ऐसी है, इस लेवल की है कि राहुल गांधी 2014 के भी नीचे स्कोर पर जाकर रुक सकते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है, इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। नरेंद्र मोदी का एक कदम, इंडी अलायंस खत्म। कैसे? राहुल का आज का स्टॉप असम, अगला स्टॉप बंगाल, फिर बिहार, मगर उससे पहले ही इंडी अलायंस पर फुल स्टॉप। कैसे? सबसे पहले मोदी का एक कदम, इंडी अलायंस खत्म, यह कैसे हुआ, इसकी बात करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में 64% वोट की मिनिमम गारंटी है? 64% वोट का हिसाब लगा लीजिए। 64% का मतलब हुआ 24 में करीब करीब 350 सीट। सवाल है कि मोदी के पास 64% वाला यह आंकड़ा आया कैसे? मोदी को यह आंकड़ा नीतीश ने दिया। प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ अपना प्लान इंप्लीमेंट किया। मोदी ने क्या किया, आगे बताएंगे। पहले यह देखिए नीतीश ने क्या किया और मोदी ने उसे कैसे हाथों हाथ पिक कर लिया। बिहार में जातीय जनगणना नीतीश ने कराई। गिनती की तो पता चला कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 64% है। जेडीयू ने नीतीश को पिछड़ों का पोस्टर बॉय या कहें मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट किया, खूब ढिंडोरा पीटा। मगर मोदी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। बिहार की राजनीति में पिछड़ों के असली जननायक को सबसे बड़ा सम्मान दिया। मोदी ने बिहार की सियासत में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े चेहरे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला ले लिया। यानी जातीय जनगणना कराते वक्त नीतीश ने तो सिर्फ पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग का वोट गिना, मगर मोदी ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले एक नेता को भारत रत्न देने का वो फैसला किया जो हिंदुस्तान की राजनीति में कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सका। इस एक फॉर्मूले से मोदी की बिहार जीतने की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है और प्रधानमंत्री को इस स्क्रिप्ट का आइडिया नीतीश कुमार ने ही दिया है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की विरासत वोट बैंक के रूप में 36% से अधिक है। ये सभी अति पिछड़ी जातियों से हैं, बाकी 27% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और अगर इन दोनों वर्गों के वोट को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा हो जाता है करीब 64%। इसी आबादी के दम पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बने हुए हैं। अति पिछड़ी आबादी को नीतीश की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी कहा जाता है, मगर मोदी ने अब इसमें सेंध लगा दी है। नीतीश कुमार जानते हैं कि वो फंस गए हैं। कभी तो पहले एक ट्वीट करते हैं, फिर उसे डिलीट करते हैं, इसके बाद दूसरा ट्वीट करते हैं और ट्वीट की आखिरी लाइन में थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी कहते हैं। कैमरे पर आकर भी यही रिपीट करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। आपको शायद अपने कानों पर यकीन न हो, लेकिन नीतीश कुमार आज मोदी के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही कह रहे हैं।
और इसके पीछे नीतीश का सियासी कैलकुलेशन नहीं, मजबूरी है। उस मजबूरी को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। 14 और 19 के लोकसभा चुनावों के पैटर्न से पता चलता है कि बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। उदाहरण के तौर पर 14 के चुनाव में बीजेपी को 21% अपर ओबीसी और 52% लोअर ओबीसी का वोट मिला, जबकि नीतीश की पार्टी को 14% अपर ओबीसी और 18% लोअर ओबीसी का वोट मिला। नोट करने वाली बात यह है कि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे, मगर 19 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी मोदी के साथ मिलकर एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ी। नतीजा यह हुआ कि नीतीश मोदी को मिलाकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 2019 में एनडीए को 42% अपर ओबीसी और 75% लोअर ओबीसी के वोट मिले। इसी पैटर्न पर 2015 विधानसभा चुनाव का डेटा भी देखिए। तब आरजेडी जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, बावजूद इसके नीतीश लालू की जोड़ी को सिर्फ 35% लोअर ओबीसी के वोट मिले, जबकि बीजेपी अलायंस को 42% लोअर ओबीसी के वोट मिले। यानी इन आंकड़ों से एक बात तो क्लियर है, पिछड़ा वर्ग हो या अति पिछड़ा वर्ग, जेडीयू आरजेडी के अलायंस के बावजूद ये वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। और मोदी ने सही समय पर सही फैसला लेते हुए अति पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला लेकर बिहार में इंडी अलायंस को क्लीन बोल्ड कर दिया है। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। अंदाजा तो नीतीश कुमार को भी लग गया है कि 2024 में मोदी के लौटने का ही चांस बहुत ज्यादा है। सारे सर्वे भी यही इशारा दे रहे हैं। इसीलिए नीतीश बाबू थैंक यू मोदी जी वाला टेक्स्ट लिख रहे हैं, और ऐसा लिखने के पीछे भी एक कैलकुलेशन है। चौथे में जब नीतीश मोदी से अलग होकर चुनाव में उतरे तो 5% का स्ट्राइक रेट ला पाए, सिर्फ 2 सीट जीत पाए। मोदी ने 73% के स्ट्राइक रेट से 22 सीटें जीती थी, मगर 19 में नीतीश मोदी के साथ आए तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट 94% हो गया और वो 16 सीटें जीत गई। बीजेपी ने 100% के स्ट्राइक रेट से 17 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार को पता है कि ओबीसी और ईबीसी वर्ग के वोट बैंक के लिए कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़ा नाम है, और मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला करके बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। नीतीश तो बैकफुट पर है ही। आप आरजेडी के नेताओं की टाइमलाइन पर चले जाइए, अब हर कोई क्रेडिट ले रहा है। लालू का टेक्स्ट पढ़िए, राबड़ी देवी का संदेश पढ़िए, उनका ट्वीट देखिए। आरजेडी का हर नेता यही लाइन लिख रहा है कि यह तो मेरी वजह से हुआ। सबूत के लिए तेजस्वी के 2019 वाले ट्वीट्स घुमाए जा रहे हैं।
2021 वाले मैसेज फैलाए जा रहे हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि यह मोदी की वजह से नहीं, आरजेडी की वजह से मुमकिन हुआ। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई। सोचिए, मोदी के एक फैसले से इंडी अलायंस की ऐसी हालत हो गई है कि तेजस्वी को वीडियो बना बनाकर फैलाना पड़ रहा है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई है। मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूं और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। लालू यादव जिंदाबाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। यह बात सच है कि नीतीश या लालू की पार्टी दोनों ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग समय समय पर की, मगर भारत रत्न दिया किसने? नरेंद्र मोदी ने। जो आरजेडी आज इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, उसे यह भी बताना चाहिए कि जब लालू यादव 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, तब वो कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान क्यों नहीं दिला पाए? अगर कांग्रेस की सरकार को वाकई में देना होता तो यह काम कब का हो चुका होता। बिहार में जन्मी 5 हस्तियों को अब तक भारत रत्न मिला है, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खां, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वीसी रॉय और कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन 5 में से 3 नामों को भारत रत्न की उपाधि एनडीए की सरकार में मिली है। 1999 में जयप्रकाश नारायण, 2001 में बिस्मिल्लाह खां, तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और अब 2024 में कर्पूरी ठाकुर, और इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं। यानी देश के असली जननायक, अति पिछड़ा वर्ग की सबसे बड़ी आवाज कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देने का विचार मोदी को ही आया। पंडित नेहरू को छोड़ दें तो उसके बाद इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह पीएम तो सब रहे, लेकिन किसी ने यह फैसला नहीं लिया। यह काम मोदी ने ही किया, और मोदी ने यह फैसला कोई 4 दिन में नहीं लिया। मोदी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते ही नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले प्लान पर चलते हैं। श्री प्रणब मुखर्जी, ये तस्वीरें याद कीजिए जब मोदी सरकार ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया था। तब मोदी प्रणब दा के लिए तालियां बजा रहे थे, मगर उस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब गायब थे। इसके बाद जब प्रणब मुखर्जी की बेटी ने अपने पिता पर किताब लिखी तो कांग्रेस फिर से पूरी तरह एक्सपोज्ड हो गई। कांग्रेस परिवार से बाहर के किसी नेता को मोदी ने भारत रत्न दिया तो कांग्रेस ने उस कार्यक्रम में जाना भी जरूरी नहीं समझा। मगर जब बिहार में अति पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा तो नीतीश विरोध नहीं कर पाएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर अगर नीतीश इधर नहीं आए तो उनकी रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार अगर सही मायनों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं तो वो मोदी पर अब निशाना साध नहीं पाएंगे, और अगर हमला किया तो पिछड़ा वर्ग नीतीश से नाराज हो जाएगा, क्योंकि उस वर्ग को मैसेज मिल गया है कि कर्पूरी बाबू को भारत रत्न मोदी ने ही दिया है। इतने नेता आए, इतने गए, लेकिन किसी ने अप्रोच तो बहुत लोग किए लेकिन मिला नहीं। मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जो इन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। आप लोग को भी इंतजार रहता होगा जब जब इस तरह की मांग उठती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रहता था कि मेरे दादा को इतने बड़े महान, इतने बड़े जन नायक, जन के नायक हैं वो। आपको क्या लग रहा है कि इसका राजनीतिक असर भी कहा जा रहा है कि होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा राजनीतिक असर। उनके नाम, उन्हीं के नाम को तो लेके आज तक सारी पार्टियां सारा ये कर रही हैं कि जननायक के ही हम लोग ये हैं, जननायक के ही हम लोग अनुयायी हैं। आज की तारीख में तो सब लोग क्रेडिट ले रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, बीजेपी। आपको क्या लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा? सबको मिलते आ रहा और मिलेगा ही, लेकिन इसमें मोदी जी को भी, बीजेपी को भी बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। एक लाइन में कहें तो पहले कमंडल फिर मंडल। नरेंद्र मोदी ने 48 घंटों में 2024 का रिजल्ट सील कर दिया है। यूपी के अयोध्या धाम से बिहार के कर्पूरी ग्राम तक, जात और धर्म, अब तो दोनों के नाम पर वोट मोदी को ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह करीब करीब संभव कर दिया। रही बात राहुल गांधी की, तो वो अभी असम में हैं। अगला स्टॉपेज पश्चिम बंगाल है।
मगर वहां पहुंचने से पहले ही खेला हो गया है। ममता ने राहुल की ऑन रोड वाली भारत जोड़ो यात्रा में रोड़ा अटका दिया है। बंगाल में इंडी अलायंस के चांस को ही फटका लगा दिया है। यह तस्वीर याद कीजिए, 19 दिसंबर 2023 को राहुल और ममता अगल बगल बैठे थे। दोनों ने पास पास वाली फोटो तो खिंचवा ली, मगर दूरी घटने के बजाय बढ़ती चली गई। कुछ घंटों पहले ही राहुल ने कहा था कि उन्होंने अपनी यात्रा में दीदी को भी इनवाइट किया है। बाद में पता चला कि कांग्रेस ने तो सिर्फ ईमेल भेजकर खाना पूर्ति की थी। फिर क्या था, ममता नाराज हो गई, राहुल फॉर्मेलिटी निभाते रह गए। बंगाल में इंडी अलायंस बनने से पहले ही बिगड़ गया। हमने इनवाइट किया है। ये यात्रा, जो भी इस यात्रा में आना चाहता है वो आ सकता है। हमारे इंडिया पार्टनर्स तो हम सब ने इनवाइट किए, मैंने इनवाइट किए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया। एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए। और बिल्कुल मतलब इनविटेशन है, दरवाज़ा खुला है। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। 24 में इंडी अलायंस को हराने के लिए जितनी मेहनत मोदी कर रहे हैं, मोदी से हारने के लिए उतनी मेहनत खुद उनके विरोधी ही कर रहे हैं। न सीट शेयरिंग पर बात बन पाई, न मनमुटाव ही खत्म हो पाया। रोज कोई न कोई नाराज हो जाता है। बंगाल से लेकर पंजाब तक यही चल रहा है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में फिर भी कोई कमी नहीं है। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। बंगाल में राहुल की एंट्री के बाद क्या होगा नहीं पता, मगर बंगाल के बाद उनका अगला स्टॉपेज बिहार है और वहां क्या हो सकता है इसका हिंट भी अभी से मिलने लगा है। मोदी के एक फैसले के बाद हालात तो ऐसे बनते दिख रहे हैं कि राहुल उधर बिहार में दाखिल हों और कहीं उससे पहले ही नीतीश कुमार इंडी अलायंस से बाहर न हो जाएं। बिहार में राहुल गांधी की एंट्री 29 जनवरी को होगी। 4 फरवरी को मोदी बिहार के पूर्वी चंपारण पहुंच जाएंगे और सवाल यह है कि 29 जनवरी को नीतीश राहुल के साथ मंच साझा करेंगे या फिर 4 फरवरी को मोदी के साथ दिखेंगे। मंगलवार शाम तक तो यही खबर थी कि नीतीश राहुल की रैली में शामिल होंगे, मगर आज की तारीख में मोदी सरकार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले के बाद जो सियासी हालात पैदा होते दिख रहे हैं, उसमें संभव है कि नीतीश एक बार फिर पलट जाएं, राहुल का साथ देने से ही पीछे हट जाएं। कुछ भी मुमकिन है। 2024 में आज की परिस्थिति यही है कि अगर राम मंदिर के रास्ते जाएंगे तो भी मोदी ही जीतेंगे, अगर जात धर्म पिछड़ा अति पिछड़ा के रास्ते जाएंगे तो भी मोदी ही जीतेंगे। धर्म के रास्ते जाने पर राम मंदिर दिखेगा, पिछड़े अति पिछड़े के रास्ते जाने पर कर्पूरी ठाकुर दिखेंगे। अयोध्या धाम से बिहार के कर्पूरी ग्राम तक मोदी का यह प्लान कामयाब होता दिख रहा है।
100 साल का अवसर था, तब कर्पूरी ठाकुर जी की तरह ही गरीब के घर में पले बढ़े जन्मे नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। और संजोग देखिए, 22 तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। मैं आज निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है। मोदी जी ने सबको न्याय, सबको समान अधिकार, हमारे संविधान के ये मूल मंत्र को सम्मानित करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर किया है। यानी राहुल का रूट बन ही नहीं रहा है, फिर चाहे वो कितनी भी यात्रा कर लें, कितने किलोमीटर भी घूम लें। मोदी को कहीं से भी कितना भी घुमा लो, 24 में मोदी के ही आने का चांस है। राम मंदिर इनॉग्रेशन के 2 दिन के अंदर मोदी ने दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलकर यह सुनिश्चित कर दिया है, मोदी ने 24 जनवरी को ही 2024 जीत लिया है। राम के बाद भगवान कृष्ण का काम होगा। अयोध्या के बाद नरेंद्र मोदी मथुरा नहीं जाने वाले। भगवान कृष्ण का काम करने के लिए मोदी ने तीसरा ही प्लान बनाया है। बिहार और यूपी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, यादव वोट तो मोदी को नहीं मिलेगा, लेकिन यादवों के सबसे बड़े देवता हैं भगवान कृष्ण। अब एक ऐसी तारीख आने वाली है कि इसे सुनकर यादव वोटर खुश हो जाएगा। 24 में वो भी मोदी की के बहुत करीब आ सकता है। अयोध्या तो अभी झांकी है, असली प्लान बाकी है, और वो प्लान क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। 80% सनातन वोटर्स तक कैसे पहुंचना है, 80% सनातन वोटर्स को कैसे एकजुट करना है, मोदी और मोदी की टीम माइक्रो लेवल पर इसकी प्लानिंग कर रही है। मैक्सिमम सनातन वोट को कवर करने के लिए सनातन सर्किट तैयार किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा की करीब आधी सीट कवर होती है। मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बन चुका है, और अब सनातन का सर्वो सेंटर अयोध्या धाम भी तैयार है। मीराबाई जयंती पर मथुरा पहुंचकर मोदी मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का ऐलान कर चुके हैं। उससे पहले सनातन का एक और बड़ा सेंटर द्वारका गुजरात में तैयार हो रहा है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। मतलब ये कि अब राम का काम हो गया है, अब कृष्ण का काम होगा। 24 में सनातन वोट का सॉलिड इंतजाम होगा। अयोध्या से करीब 1760 किलोमीटर दूर
गुजरात के द्वारका चलते हैं। कृष्ण की नगरी द्वारका को भी अयोध्या जैसा चमकाने का प्लान है और जब ऐसा होगा तो सनातन वोट की गारंटी और भी पक्की हो जाएगी। इसका पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। इस पूरे प्लान के पीछे सनातन के डबल डोज वाली थ्योरी है और टीम मोदी इसी पर काम कर रही है। जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। राम की आस्था और कृष्ण की आस्था को जोड़ेगी। राम के विचार और कृष्ण के विचार सुनाए जाएंगे। राम का प्रताप और कृष्ण का प्रताप बताया जाएगा। राम का प्रभाव और कृष्ण का प्रभाव एक साथ जोड़ा जाएगा। राम का प्रवाह और कृष्ण का प्रवाह एक साथ काम करेगा। राम की व्यापकता और कृष्ण की व्यापकता एक साथ जोड़ी जाएगी। जब राम और कृष्ण एक साथ होंगे तो विजय निश्चित होगी। इसीलिए कृष्ण के प्रवाह को निरंतरता देने के लिए द्वारका के 40 किलोमीटर के आसपास के इलाके को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी हो रही है। द्वारका में कृष्ण के प्रवाह का सबसे बड़ा सिंबल सिग्नेचर ब्रिज होगा। द्वारका, ओखा और बेट द्वारका के बीच 2.3 किलोमीटर लंबा है यह सिग्नेचर ब्रिज। Connecting Okha with Bet Dwarka with a 4-lane hanging bridge and one of the best in the country. और उसके साथ lot of internal infrastructure बन रहा है. So the number of people coming in Bet Dwarka every day, the quantum will increase couple of times, 3 times at least. And ये religious tourism में positively big benefit है. और आई थिंक पर्सनली देखें तो वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर कि भाई एनी प्लेस वेदर इट इज़ इन गुजरात या आउटसाइड गुजरात, देखो रिलीजियस टूरिज्म बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है और उसमें वेरी सक्सेसफुली उनका जो प्लानिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। ये ब्रिज में जो अलग अलग डिज़ाइन ऑप्शन बनाए केबल स्टेड में, वो यही सोच के बनाए कि जो कृष्ण भगवान का और द्वारिका नगरी का और लोकल रीजन का सिंबॉलिक महत्व हो, तो उस हिसाब से हमने अलग अलग जो 4 ऑप्शन बनाए वो सब में ये कंसेप्ट रखा हुआ था। उसमें से जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ और जिसके ऊपर हमने आगे काम किया वो कॉलिनियर ए शेप पाइलोन है, जो आपको रिजेंबल करेगा फ्लूट के साथ या कोई इंक्लाइन फ्लूट जैसा आपको रिजेंबल करेगा दोनों पाइलन। द्वारका वो जगह है जहां द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का दरबार सजता था। बेट द्वारका, जिसे द्वारकाधीश सुदर्शन भगवान कृष्ण का घर कहा जाता है। गुजराती में बेट मतलब टापू और बेट द्वारका समंदर में टापू पर स्थित है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज राम नगरी अयोध्या बिल्कुल त्रेता युग जैसी दिख रही है, वैसे ही द्वारका और बेट द्वारका क्षेत्र को द्वापर युग जैसा बनाने की तैयारी हो रही है। काशी विश्वनाथ उज्जैन कॉरिडोर में सनातन संस्कृति चमक रही है। अब भगवा का परचम द्वारका में बुलंदियों तक लहराएगा, लेकिन कैसे, ये जान लेते हैं। जो सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है द्वारका से लेकर बेट द्वारिका तक, जो भी इस 2.3 किलोमीटर के ब्रिज से गुजरेगा, कृष्ण के विचारों से उसका सीधा
साक्षात्कार होगा। सिग्नेचर ब्रिज भगवत गीता का वाहक बनेगा। हर 4-5 मीटर पर लगे पत्थरों पर गीता के श्लोक लिखे होंगे, जिसका अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिखा होगा। सिग्नेचर ब्रिज को मोर पंख के डिजाइन का बनाया जा रहा है। ऐसी लाइटिंग की जा रही है जो दिन रात दोनों में रिफ्लेक्ट करेगी। सिग्नेचर ब्रिज पर जगह जगह कृष्ण का प्रभाव होगा, जिसमें कृष्ण भक्ति का भाव होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब करने से सनातन वोटर्स पर असर होगा? थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, फिर इस पूरे फॉर्मूले को और भी आसानी से समझ सकेंगे। अक्टूबर 2022 जब बड़े पैमाने पर बेट द्वारका में डेमोलेशन की कार्रवाई की गई थी, वजह थी द्वारकाधीश के महल के आसपास हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों का गैर कानूनी जमीनों पर कब्जा। कौन कहां से आया, कैसे आया, कोई सबूत नहीं थे, लेकिन बेट द्वारका में गैर कानूनी तरीके से मजारें, दरगाहें, गोदाम, रिहायशी इमारतें खड़ी कर दी गई थी। करीब 1 लाख वर्ग फीट सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया था। 7 मजारें समेत 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए। इसके बाद सबसे पहले हिंदुओं के पलायन को रोका गया, मुस्लिमों की अवैध इमारतों को हटाया गया और अब इस पूरे इलाके को कृष्णमय किया जा रहा है। और जब कोई डर नहीं होगा, सनातन सुरक्षित महसूस करेगा। और जब ऐसा होगा तो सनातन वोट गुजरात की 26 सीट को सीधे हिट करेगा। द्वारका, बेट द्वारका, मूल द्वारका जो समंदर के नीचे है, पूरे इलाके को धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। जमीन समंदर मिलाकर 40 किलोमीटर तक बेट द्वारका का इलाका है, जहां कोस्टल इलाकों में सनातन के प्रतीकों को डेवलप किया जाएगा। पूरी एक कृष्ण सर्किट बनाई जाएगी, जिसके लिए बेट द्वारका का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। द्वारका में एक बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसमें कृष्ण लीला, वैष्णव संप्रदाय के बारे में साक्ष्य रखे जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट में 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नागेश्वर मंदिर, हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज मंदिर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। मूल द्वारका दर्शन के लिए सबमरीन चलाए जाने का प्लान है। सबमरीन का वजन करीब 35 टन होगा। इसमें एक बार में 30 लोग बैठ सकेंगे। 2 गोताखोर और 1 गाइड साथ रहेगा। 2.5 घंटे का समय लगेगा। ऐसा देखा जाए तो साहब के नरेंद्र भाई जी, when he was the chief minister and when I was at that time energy minister, लाइट नहीं थी वहाँ पे बेट द्वारका में। और वो टाइम में आई एम टॉकिंग ऑफ 2005-07 में अंडरग्राउंड केबल डाल के लाइट देने का साहब ने बोला था, एंड वो टाइम में प्रोजेक्ट किया था। सो 24 आवर्स सप्लाई टू एन आइलैंड एंड विद अ वेरी हाई कॉस्ट हमने फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइटिंग दी थी। और अभी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन एन इनिशिएटिव। हमारा 150 करोड़ का प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज का टेंडरिंग स्टेज पे है। एनी गिवन टाइम टेंडर निकल जाएगा। और पटना में जिस तरह से उनके फेस को बीजेपी ने लॉन्च किया है, उससे तो साफ है कि यादव वोट में सेंध लगाने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, जिसे ब्रेक करने का फॉर्मूला खुद को सबसे बड़ा कृष्ण भक्त साबित करना है। बीजेपी लालू अखिलेश से जुड़े यादव वोट बैंक को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त कौन है इससे निकाल सकती है। और बीजेपी की तरफ से ये बताने के लिए सबसे मुफीद चेहरा मध्य प्रदेश के यादव मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। हम अगर गोपाल कृष्ण बोलते तो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते। हमारे घर में गाय है इसलिए गोपाल बोलते हैं। तो परमात्मा से, प्रकृति मात से प्रेम करने का उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो यादव समाज से दिखाई देता है, जो माँ गौ को पाल करके भी अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा के माध्यम से प्रकृति प्रेम को भी दिखाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही तो गोपाल हो सकता है। इसके अलावा कौन गोपाल होता है? गोपाल वो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। अब स्थिति यह है कि 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी को कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी खुद न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा बढ़ रही है, इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी पीछे छूट रहे हैं।
असम से बंगाल पहुंचने के एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने एकला चलो का राग छेड़ दिया और पीछे पीछे आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया। नीतीश भी तैयार बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव टकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, समझिए 24 में कांग्रेस कैसे 2014 से भी खराब स्थिति में जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? बंगाल पहुंचते ही ममता ने नाता क्यों तोड़ा? नीतीश कुमार और अखिलेश ने भी क्यों बनाई दूरी? पंजाब में भी क्यों नहीं हो पाया गठबंधन? क्या अब इंडी गठबंधन का कोई अर्थ रह गया है? लोकसभा चुनाव को 60 दिन बचे हैं। 24 के चुनाव से पहले राहुल की न्याय यात्रा को हर जगह ब्रेकर ही मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस विरोधी राज्य हो या सहयोगी का राज्य। मोदी ने जहां पिछड़ों और अति पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर अपनी राजनीतिक लाइन क्लियर कर दी है, वहीं मोदी विरोधी इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश और केजरीवाल के रूप में लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। तृणमूल नेता ममता ने 8 महीने में ही कांग्रेस से किनारा कर लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब भी इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा है? इसकी वजह भी साफ है। ममता बीजेपी के खिलाफ मोर्चे में सबसे आगे रही हैं। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा चुकी हैं। ममता ने 2019 में 22 लोकसभा सीटें और 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 215 सीटें जीती थी। तृणमूल इंडी गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टियों में से एक थी। दरअसल पहले ही दिन से इंडी अलायंस अलग थलग लग रहा था। इंडी अलायंस की मीटिंग में भले ही चाय पीने की औपचारिकता निभाई जा रही थी, लेकिन दिल नहीं मिल रहे थे। बीजेपी से लड़ाई तो तब होती जब सुबह दोपहर शाम एक साथ मिलते बैठते। लोगों को भी लगता कि मिलकर काम कर रहे हैं। यहां तो साथ चलने का टाइम नहीं मिल रहा और मिलकर लड़ने चले हैं। ममता भी यही कह रही है। राहुल की न्याय यात्रा कल पश्चिम बंगाल में पहुंच रही है, लेकिन हमें तो कोई न्योता नहीं मिला। राहुल की न्याय यात्रा 25 जनवरी को असम से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचेगी। न्याय यात्रा बंगाल में 5 दिन रहेगी और 6 जिलों कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मालदा और मुर्शिदाबाद तक का 525 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वही कांग्रेस कह रही है, हमने ममता को पत्र भेजा था, ईमेल किया था, यानी इंडी गठबंधन व्हाट्सएप खेल रही है। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है, मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूं।